एक तरफ सऊदी अरेबिया ग्लोबल मेजर की एक पावर, दूसरी तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड मिलिट्री पावर और तीसरी तरफ टर्की नेटो का मेंबर और डिफेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ। और अब ये तीनों ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन तीनों में से अगर किसी कंट्री पर भी अटैक हुआ तो इन सब पर अटैक माना जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन अगर कल पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया और टर्की एग्जैक्टली क्या हेल्प करेंगे पाकिस्तान को, और अगर कल सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान और टर्की क्या एग्जैक्टली हेल्प करें, और अगर टर्की पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया क्या हेल्प करेंगे। क्या ये नेटो आर्टिकल 5 जैसा है? क्या सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट खत्म किया है? और क्या जब ईरान सऊदी अरेबिया पर बार बार हमला कर रहा है तो पाकिस्तान और टर्की उसका हेल्प क्यों नहीं कर रहा? और सऊदी का सबसे जो गहरा पार्टनर है यूएसए, वो उसका हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा जब ईरान बार बार हमला कर रहा है सऊदी अरेबिया पर? पाकिस्तान ने 2025 में सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन जब सऊदी अरेबिया पर ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान ने हेल्प क्यों नहीं किया? क्या ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है या इसके पीछे एक रियल मिलिट्री प्लानिंग भी? ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में समझाता हूँ और क्लियर करते हैं कि आखिर असली गेम क्या है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान 2025 में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसका सिंपल मतलब ये था कि एक काउंटर के खिलाफ एग्रेशन को दोनों काउंटर के खिलाफ एग्रेशन के तौर पर माना जाए। फिर अगस्त 2024 में एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने मक्का में एक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इसका भी सिंपल मतलब ये था कि कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है, कलेक्टिव डिफेंस बनाना है, यानी एक मेंबर पर आर्म अटैक को तीनों के खिलाफ अटैक के तौर पर माना जाए। दुनिया में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कोई नया चीज नहीं। नेटो का आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि एक काउंटर पर अटैक को सब पर अटैक माना जाए। लेकिन नेटो और इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को एक ही चीज कह देना भी सही नहीं, क्योंकि नेटो के पास डेकेड ओल्ड इंस्टीट्यूशन, परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स, इंटीग्रेटेड कमांड अरेंजमेंट्स, रेगुलर एक्सरसाइज और एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। नए एग्रीमेंट की रियल स्ट्रेंथ अब इस बात पर डिपेंड करेगी कि पेपर पर लिखी हुई प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में कितना कन्वर्ट किया जाता है। और इसलिए हमें एग्रीमेंट को 3 स्टेजेस में देखना होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन कोई नई रिलेशन नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इन रिलेशन को नियरली 8 डेकेड्स ओल्ड बताया है। डिफेंस रिलेशन में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री रिलेशन में ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के स्पेशल फोर्सेस के एक्सरसाइज 1988 से रेगुलर होती रही है, यानी 2026 का एग्रीमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक नए कलेक्टिव फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया के लिए भी ये समझना जरूरी है कि उस हिस्टोरिकली सिर्फ एक पार्टनर पर बेस्ड नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी सिक्योरिटी का मेजर पार्टनर रहा है, लेकिन सऊदी ने यूएसए के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के साथ भी हाथ मिलाया है। इसलिए ये कह देना कि एग्रीमेंट ने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। एक्चुअली तुर्किश ऑफिशियल ने भी यही कहा है कि नया अरेंजमेंट एग्जिस्टिंग अलायंसेस को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, यानी रिप्लेसमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन की है। एक सिक्योरिटी रिलेशन के साथ दूसरा सिक्योरिटी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अगर एक मेंबर पर आर्म अटैक होता है तो उस अटैक को कलेक्टिव सिक्योरिटी कंसर्न माना जाए, यानी पाकिस्तान पर सीरियस आर्म अटैक सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं रहेगा, सऊदी अरेबिया और तुर्की के लिए भी वो इशू बनेगा। इसी तरह सऊदी अरेबिया और तुर्की पर आर्म अटैक को बाकी कंट्रीज पर भी अटैक माना जाए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली हर सिचुएशन में सेम मिलिट्री रिस्पॉन्स हो। नेटो का एग्जांपल ये भी समझाता है। नेटो आर्टिकल 5 के मुताबिक मेंबर्स असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर मेंबर खुद डिटरमाइन करता है कि वो नेसेसरी एक्शन किस फॉर्म में लेगा। इसलिए कलेक्टिव डिफेंस का ये मतलब नहीं कि हर क्राइसिस में तीनों कंट्रीज एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट भेजेंगे। रिस्पॉन्स सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। इसी पॉइंट पर एग्रीमेंट की प्रैक्टिकल मीनिंग समझ आती है। डिटरेंस, यानी ऑब्जेक्टिव सिर्फ वार लड़ना नहीं, ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पोटेंशियल एग्रेसर को पहले ही पता हो कि अटैक का कॉस्ट सिर्फ एक कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब आते हैं सबसे फेमस कंपैरिजन पर। क्या ये नेटो आर्टिकल 5 जैसा है? अगर शॉर्ट आंसर भी बताओ तो प्रिंसिपल के लेवल पर कंपैरिजन रेलेवेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूशन और मिलिट्री स्ट्रक्चर के लेवल पर दोनों को आइडेंटिकल कहना करेक्ट नहीं। नेटो आर्टिकल
आर्टिकल 5 नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी का पार्ट है। नेटो के ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन अलाई इज कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल। लेकिन आर्टिकल 5 के अंदर भी हर कंट्री को सच एक्शन एज इट डीम्स नेसेसरी लेने का ऑप्शन होता है। इसका मतलब है कि मिलिट्री रिस्पॉन्स पॉसिबल है, लेकिन रिस्पॉन्स का एग्जैक्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली फिक्स्ड नहीं है। न्यू मक्का एग्रीमेंट में भी म्यूचुअल डिफेंस प्रिंसिपल को नेटो आर्टिकल 5 के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन एक न्यू रीजनल अरेंजमेंट को डेकेड के ओल्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के इक्वल समझना प्रीमेच्योर है। इसलिए सही फ्रेज ये है, आर्टिकल 5 जैसा कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है, ना कि ये मिडिल ईस्ट का नेटो बन गया। अब अगर कल पाकिस्तान पर अटैक हो जाए तो क्या तुर्की और सऊदी अरेबिया ऑटोमेटिकली अपनी आर्मीज पाकिस्तान भेजेंगे? यहाँ आंसर केयरफुली समझना जरूरी है। एग्रीमेंट का प्रिंसिपल कलेक्टिव डिफेंस, लेकिन पब्लिक में एग्जैक्ट ऑपरेशनल रिस्पॉन्स बैटलफील्ड जैसा प्लान पब्लिकली अवेलेबल नहीं। इसलिए ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि हर अटैक के बाद ऑटोमेटिकली फुल स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन होगी। रियल रिस्पॉन्स अटैक की नेचर, स्केल, लोकेशन, पॉलिटिकल डिसीजन, मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स और कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेगा। हेल्प के पॉसिबल फॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस, नेवी सपोर्ट, मिलिट्री ट्रेनिंग, सर्वेलियंस या डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस। लेकिन किसी एग्जैक्टली फ्यूचर वार में क्या होगा, ये आज से फैक्चुअल सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। एग्रीमेंट डिटरेंस का लीगल पॉलिटिकल सिग्नल देता है, बैटलफील्ड रिस्पॉन्स का ब्लूप्रिंट अलग चीज। सपोज करे पाकिस्तान पर एक्सटर्नल आर्म अटैक होता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी अपनी आर्म फोर्सेज है, लेकिन सऊदी अरेबिया और टर्की के पास भी डिफरेंट कैपेबिलिटीज है। तुर्की के पास एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री है, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एयर सिस्टम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टर्की ने अपनी कैपेबिलिटीज एक्सपेंड की है। पाकिस्तान और टर्की ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस ऑपरेशन करते आए। पाकिस्तान के लिए टर्की की एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन और डिफेंस प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकती है। सऊदी अरेबिया की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया के पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडवांस इंपोर्टेड मिलिट्री सिस्टम्स और गल्फ रीजन में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरेबिया ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के बैटलफील्ड में तुर्की स्टाइल या पाकिस्तानी स्टाइल रोल प्ले करेगा। तीनों कंट्रीज की मिलिट्री स्ट्रक्चर्स और जियोग्राफिक प्रायोरिटीज डिफरेंट। इन कलेक्टिव फ्रेमवर्क का पर्पस ये है कि इन कैपेबिलिटीज को सिक्योरिटी बॉर्डर के सिस्टम में कनेक्ट किया जा सके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का होना कन्वेंशनल वार में हर प्रॉब्लम का ऑटोमेटिक सॉल्यूशन नहीं। न्यूक्लियर डिटरेंस का बेसिक पर्पस स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, इसलिए कन्वेंशनल डिफेंस, एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमेसी फिर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब सिनेरियो रिवर्स करते हैं। अगर सऊदी अरेबिया पर अटैक हो जाए, सऊदी अरेबिया गल्फ और रेड सी के इन्वायरमेंट में है। अगर सऊदी अरेबिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो जाए तो पाकिस्तान और टर्की डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते, लेकिन एग्जैक्टली कितनी फोर्सेस सऊदी अरेबिया को फ्यूचर में मिलेगी इसका कोई पब्लिकली फैक्ट अवेलेबल नहीं है इंटरनेट। इसलिए पाकिस्तान कितने फाइटर जेट्स भेजेगा, टर्की कितने डिवीजन भेजेगा जैसे स्टेटमेंट्स को फैक्ट कहना करेक्ट नहीं होगा जब तक ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट अनाउंसमेंट ना हो। अब आते हैं टर्की के ऊपर। टर्की एक नेटो मेंबर। नेटो आर्टिकल 5 के अंदर अगर किसी मुल्क पर कब्जा हो जाए, अटैक हो जाए, तो वो बाकी मुल्कों को भी एक्टिवेट कर सकता है। टर्की की नेटो मेंबरशिप और मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। अगर टर्की पर अटैक हो जाए तो एक तरफ नेटो के मेंबर्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं और दूसरी तरफ मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के मेंबर्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। अब अगर यूएसए पर आ जाए तो यूएसए का क्या फीडबैक है सऊदी अरेबिया पर। वैसे सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए का बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है और बहुत लॉन्ग टर्म से चल भी रहा है। फिर आखिर क्या जरूरत हुई कि सऊदी अरेबिया ने टर्की और पाकिस्तान के साथ की डिफेंस एग्रीमेंट ज्वाइन? इसका ऑब्वियसली सीधा सीधा मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया अपनी डिफेंस मिलिट्री को और स्ट्रॉन्गर कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की यूएस की रिलेशनशिप को रिप्लेस कर रहा है। क्या सऊदी अरेबिया अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना चाहता? इस स्टेटमेंट का कोई एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है, लेकिन ट्रेंड शो हो रहा है कि सऊदी अरेबिया अपनी खुद की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और किसी एक मुल्क पर डिपेंड नहीं करना चाहता। ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया बाकी मुल्कों के साथ जॉइंट एग्रीमेंट है। अब आते हैं इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट पर। अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करे तो बाकी कंट्रीज टर्की और सऊदी अरेबिया क्या करेंगे? एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा
तो टर्की और सऊदी अरेबिया भी इंडिया पर हमला करेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये एग्रीमेंट किसी कंट्री के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है। मतलब अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात पहले से खराब थे तो ये एग्रीमेंट उस पर अप्लाई होता है या नहीं, इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है। लेकिन एक तरफ से ये भी एग्रीमेंट में कहा गया है कि एक कंट्री पर अगर अटैक हो जाए तो सब पर अटैक माना जाए। अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे तो क्या होगा, इसका अगर सीधा मैं ऑब्वियसली जवाब दे दूं तो टर्की और सऊदी अरेबिया ऑटोमेटिकली सीधा वार नहीं लड़ेंगे। ये सब पॉलिटिकल और लीगल इंटरप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस मेंबर ने असिस्टेंस रिक्वेस्ट की है और दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा। इसलिए इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस कह देना भी ठीक नहीं। ऑफिशियल ने इस एग्रीमेंट को डिफेंसिव अरेंजमेंट के तौर पर डिस्क्राइब किया है, ना कि किसी कंट्री के अगेंस्ट। अब आते हैं ईरान की मिडिल ईस्ट पर। ईरान इस एग्रीमेंट को कैसे देख रहा है? अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन रिएक्शन में कंसर्न और क्रिटिसिज्म दोनों नजर आ रहे हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के डायरेक्टेड नहीं है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फायदान ने भी इस एग्रीमेंट को डिफेंसिव एग्रीमेंट के तौर पर डिस्क्राइब किया। मतलब ये किसी काउंटर के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है। अब आते हैं इस एग्रीमेंट के फ्यूचर पर। क्या इस एग्रीमेंट में कोई और कंट्री भी ऐड हो सकता है? टर्की के ऑफिशियल्स ने कहा है कि बाकी कंट्रीज भी इसमें ऐड हो सकते हैं और इजिप्ट का खास नाम लिया गया है कि इजिप्ट भी ऐड हो सकता है। अभी तक इन तीनों कंट्रीज के अलावा कोई और कंट्रीज में ऐड नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी कंट्रीज कौन कौन से ऐड हो गए और कब ऐड हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी कंट्रीज के लिए एक्सपेंशन अलाउ है और वो इसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से कंट्रीज ऐड होंगे। इजिप्ट ऐड होगा, कतर ऐड होगा या यूएई ऐड होगा, मैं ये नहीं कह सकता जब तक ये ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट खुद नहीं करते। अब ऑब्वियसली ये सवाल उठता है कि अगर इतने ज्यादा कंट्रीज फ्यूचर में ऐड भी हो गए तो और भी डिफेंस नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाए। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। वो नेगेटिव इफेक्ट ये है कि किसी कंट्रीज का इंटरेस्ट मैच नहीं करेगा। सारे कंट्रीज एक ही सिचुएशन में एक ही डिसीजन पर नहीं चल सकते। ये भी हो सकता है कि सारे कंट्रीज एक ही सिचुएशन में एक डिसीजन पर नहीं चल सकते। किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा और किसी का डिफरेंट होगा। टर्की कहेगा मेरा ये इंटरेस्ट है, पाकिस्तान कहेगा ये मेरा इंटरेस्ट है, और सऊदी अरेबिया कहेगा कि ये नहीं, ये बिल्कुल हमारा अलग इंटरेस्ट है। क्या तीनों हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम डिसीजन लेंगे? इसका आंसर गारंटी के साथ हाँ या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। और जब फ्यूचर में और भी कंट्रीज ऐड होंगे तो उसका इंटरेस्ट और भी अलग अलग होगा। तो इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि पेपर प्रिंसिपल को रियल एक्शन में लाने के लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट अलग अलग है। इंटरेस्ट ऐसे भी नहीं हो सकते कि कोई कंट्री उसका हेल्प बिल्कुल ही नहीं करेगा, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो फुल ऑटोमेटिकली वार बना देगा। ऊपर से अगर मैं कहूँ तो सारे पॉलिटिकल के इंटरेस्ट एक जगह पर रखकर अच्छी डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि ये एक पेपर प्रिंसिपल पर बस लिखी हुई है और इसको एक्शन में नहीं लिया जाएगा। ये उस कंट्री पर डिपेंड करेगा कि उस कंट्री को कितना असिस्टेंस चाहिए। जैसे ईरान ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया तो पाकिस्तान ने 8000 ट्रूप्स और बाकी मिलिट्री असिस्टेंस दी। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर ये बताओ तो इन तीनों कंट्रीज का आपस में डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये ओनली पेपर पर नहीं लिखा है बल्कि एक्शन में भी लिया जाएगा। ये तीनों कंट्रीज ने आपस में जॉइंट एग्रीमेंट करके अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का गोल रहता है। इसमें फ्यूचर में बाकी कंट्रीज भी ऐड हो सकते हैं और टर्की ने इजिप्ट का खास नाम लिया है। कुछ ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि ये एक मुस्लिम नेटो बन रहा है और कुछ ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि ये आर्टिकल 5 जैसा है। तो इसका एक बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कंट्री ने एक पर हमला किया तो उसने एक पर हमला नहीं किया बल्कि तीनों पर किया और इसको एज ए तीनों कंसिडर किया जाएगा। और इसी वजह से कोई भी मुल्क किसी पर हमला नहीं करेगा और समझेगा कि मैं एक पर नहीं कर रहा हूँ बल्कि तीनों कंट्रीज पर। इसी वजह से जंग मंग खत्म होने, तो ये फ्यूचर का इंडिकेशन दिखा रहा है कि फ्यूचर में कोई जंग वार नहीं होंगे। लेकिन अगर हो भी किया तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। किसी का इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है, कोई इनकार भी कर सकता है या फुल स्केल मिलिट्री वार शुरू हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक फुल पीस हो सारे कंट्रीज के दरमियान। आप क्या सोचते हो और क्या फीडबैक है कमेंट में जरूर बताएं।